गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं एजाज़ अहमद आपको अपने चैनल हिस्ट्री नामा में बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को, जैसा कि मैं हमेशा नई नई बातें आपके सामने लाता रहता हूं, पेश करता रहता हूं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा राजस्थान के आमेर के बारे में, आमेर किले के बारे में, तथा वहां के शासक कुशवाहा राजपूतों के बारे में। मैं सबसे पहले कुशवाहा से शुरू करता हूँ। ये कुशवाहा कौन थे? कुशवाहा नाम कैसे पड़ा? कुशवाहा मानते हैं कि वह भगवान राम के बेटे कुश के खानदान हैं, जो अयोध्या के आसपास से माइग्रेट होकर के ग्वालियर आ गए थे और ग्वालियर से फिर माइग्रेट करके राजस्थान में एक जगह धुंधार है, वहाँ पे चले गए थे, धुंधार। और वहाँ पर इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। लेकिन पहले मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ कि ये लोग पहले कितने थे, कौन कौन से थे, राजा थे। इसके डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अकबर के टाइम से इनकी क्या हैसियत थी और किस तरह के शासक थे और कैसे कैसे मुग़लों के संपर्क में ये लोग आए। हमें देखते हैं कि मेवात, जी हाँ, दिल्ली के पास लगा हुआ मेवात, यहाँ पे एक गवर्नर हुआ करता था शरीफुद्दीन हुसैन, जो अफ़गान थे, सूरी वंश के लोग थे, उनका गवर्नर था। और यहाँ अलवर से जिसका शासन हुआ करता था, इसने आमेर राज्य पर 1558 में हमला कर दिया। उस वक्त वह आमेर के शासक थे भारमल, और ये भारमल ने को पराजय का मुंह देखना पड़ा और भारमल ने सरेंडर भी कर दिया और उसके ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी की एक संधि की, जिसका दुख बहुत ज़्यादा भारमल को था। भारमल इनसिक्योर महसूस कर रहे थे और भारमल ने सोचा कि वो देख रहे थे कि कोई बड़ा पावरफुल आदमी उसका साथी बने, जिसके साथ मिल करके अपने आप को सिक्योर महसूस करें। उनका ये सपना था, उनका ये ख्वाब था और ऐसा चाहते थे। ये बहुत अच्छा मौका आया उनको 1562 में, जब अकबर यहाँ आगरा से बराबर जो वहाँ अजमेर की दरगाह है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, वहाँ पे ये विज़िट करने जाते थे अकबर और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और 1562 में जब जा रहे थे तो वहाँ पे एक मीटिंग फिक्स हुई भारमल की और अकबर की सांगानेर नामक स्थान पर। वहाँ पर दोनों ने आपस में एक संधि की, समझौता किया कि वो दोस्त बनना चाहते हैं। दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदारी तक का ऑफ़र दे दिया भारमल ने। और उनकी बेटी थी जिसका नाम था हरका बाई, जिसे बाद में शादी के बाद मरियमुज़्ज़मानी नाम दिया गया। इसी मरियमुज़्ज़मानी को ही जोधाबाई के नाम से भी लोग जानते हैं। लेकिन जोधाबाई कहना गलत होगा, क्योंकि जोधाबाई नाम की कोई महारानी, कोई रानी अकबर के लाइफ में थी ही नहीं। क्योंकि जोधपुर के राजा से जोधाबाई वही होगी ना, जो जहाँ पे जोधपुर के राजा से होगी, राज्य से होगी। तो जोधाबाई बाबर से संबंध नहीं था, बल्कि बाबर के बेटे सलीम की शादी अलबत्ता जोधपुर से हुई थी और उसी की बेबी को जोधाबाई हम कह सकते हैं। अदरवाइज अकबर की जोधपुर से शादी नहीं हुई है, इसलिए कोई जोधाबाई नहीं थी। और बारमल की अगर बेटी है, आमेर की बेटी है, तो वो जोधाबाई कैसे हो सकती है? वो डेफिनेटली हरकाबाई थी और मरियमुज़्ज़मानी उसका नाम दिया गया था। और इस तरह से ये एक लॉन्ग सर्विंग महारानी थी अकबर की, ये मरियमुज़्ज़मानी। यही नहीं, भारमल ने अपने बेटे भगवान दास को और अपने पोते मान सिंह को भी इंपीरियल सर्विस में भेजा अकबर के साथ। और ये लोग बराबर अकबर तमाम सारे सैनिक अभियानों में अकबर का साथ दे रहे थे। अब ये दोनों का मसला हल हो गया। अकबर भी चाहता था कि राजपूत जो अपने वचन के बहुत ज़्यादा पक्के होते हैं, बहुत ज़्यादा बहादुर होते हैं, उनका साथ मिले, और भारमल के रूप में या कुशवाहा राजपूतों के रूप में उन्हें साथ मिल गया। भारमल को भी एक बड़े
शासक के सहयोग की ज़रूरत थी, अकबर के रूप में उन्हें मिला। अब ये इसको भारमल को इनके ऊपर न तो कोई हिम्मत कर सकता था हमला करने की, न ही किसी तरह से इनसिक्योरिटी कोई बात रह गई थी। अब हम देखते हैं आमेर को। ये आमेर क्या है? आमेर एक शहर है जिसे बसाया गया था बहुत पहले मीनाओं के द्वारा, और वहाँ पे वो शासन कर रहे थे। मीना, जैसे हम वहाँ पे राजस्थान में बहुत सारे हैं, यहाँ पे मीना जाति होती थी, और सुसावत मीना थे जो वहाँ पे शासन करते थे। सुसावत मीना जो आमेर शासन करते थे। आमेर जो नाम पड़ा है, ऐसा माना जाता है कि जो जयगढ़ फोर्ट है उसमें एक मंदिर है, अंबिकेश्वर मंदिर, उसके नाम पर बना हुआ है। ये जयगढ़ किला जो है चील का टीला के ऊपर बना हुआ है, और अंबिकेश्वर मंदिर उसी में है। और यह अंबिकेश्वर जो थे वो शिव का, लॉर्ड शिव का दूसरा नाम है अंबिकेश्वर, और इसी अंबिकेश्वर पर की वजह से ही इस जगह का नाम आम्बेर पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये आम्बेर जो नाम पड़ा हुआ है ये अम्बा से पड़ा हुआ है, जो दुर्गा माता है, एक देवी हैं, उनके नाम था अम्बा, उनका नाम था अम्बा, और उनके नाम पर ये मंदिर, ये शहर बनाया गया था। बहरहाल यहाँ पे हम देखते हैं कि ये कुशवाहा जो थे यहाँ पर कैसे आए, फिर किस तरह से आए। 11वीं सेंचुरी की बात है, जो ग्वालियर से लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पर एक छोटे मोटे राजा थे, सोढ़ा देव, उनके बेटे दूल्हा राय थे। दूल्हा राय कुशवाहा डायनेस्टी की स्थापना की थी यहाँ पे धुंधार नामक स्थान पर, और जिसकी राजधानी रखा था इन्होंने खोह। ये बहुत ही आमेर के पास ही था ये खोह या ढूंढार। हम देखते हैं कि इसके बाद जो है उस समय आमेर पर सुसावत मीनाओं का ही राज हुआ करता था। ये राजा जो दूल्हा राय थे उनका बेटा था काकिल देव। काकिल देव ने सुसावत मीना पर हमला किया, और मीनाओं पे हमला किया, और आमेर राज्य पर कब्जा कर लिया। ये आमेर शहर उस समय, इस समय हम देखते हैं कि जो मेन जयपुर है, पिंक सिटी जहाँ कहते हैं, जिसे सवाई जय सिंह ने बनाया था, ये तकरीबन 11 किलोमीटर मेन जयपुर से है, जो 4 किलोमीटर के उस पे 4 किलोमीटर एरिया में बना हुआ है। और ये किला, ये जो यहाँ पे किला है उसी शहर से लगा हुआ अरावली के हिल्स हैं, और उसी पहाड़ियों पर ये बना हुआ है, जिसे मान सिंह ने बनाया था। इसको फिर मान सिंह के अलावा कई राजाओं ने, जैसे हम कह सकते हैं जय सिंह प्रथम, जय सिंह द्वितीय, इन लोगों ने यहाँ पर शासन किया, और यहाँ इसको एक्सटेंड किया। बहुत सारे हिस्सों में बना ये एक साथ नहीं बना था, लेकिन बेसिकली मान सिंह ने बहुत बड़ा इसमें काम किया था। थोड़ा थोड़ा करके एक्सटेंड किया था जय सिंह ने भी, जय सिंह फर्स्ट ने भी, सवाई जय सिंह ने भी। लेकिन 1727 में जयपुर बसा करके सवाई जय सिंह ने अपनी राजधानी जयपुर स्थापित कर दी थी, और पूरी तरह से इसे छोड़ दिया था, इस किले को। लेकिन ये किला बहुत ही मशहूर है, बहुत बढ़िया है, पूरे राजस्थान में एक मिसाल है ये किला। इसलिए मैं इस किले के बारे में स्पेशली आपसे बताता हूँ। आपकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं इसमें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमाम सारी बिल्डिंग जो है इसमें, ये हल्का पीला और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसमें बहुत ज़्यादा काम सफ़ेद संगमरमर का भी हुआ है, लेकिन ज़्यादातर बलुआ पत्थर ही इसमें यूज़ किया गया है। मेन बिल्डिंग्स जो है वो संगमरमर की बनी हुई है। जब किले में हम जाते हैं तो अगर पैदल जाना है तो सूरज पोल की तरफ से, पोल यानी कि बहुत बड़ा गेट जो होता था उसे पोल बोला जाता था, तो सूरज पोल गेट जो था उसकी तरफ से जाते हैं। और अगर गाड़ी से आप जाते हैं तो वो चांद पोल की तरफ से जाएंगे, जो
एक बहुत बड़े प्रांगण में खुलते हैं दोनों दरवाजे, दो बड़े बड़े गेट। और ये जो प्रांगण था जिसे जलेब चौक कहा जाता है, इस जलेब चौक के आसपास जो महल बना हुआ है, ये महल ही सबसे पहला महल है जो एक महल है जो बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले खुलता था, ये सबसे पहला घुसते ही ये आता था, इसलिए इसका अपना महत्व था। जलेब चौक एक बहुत बड़ा प्रांगण है। इसमें सैनिक इकट्ठा होते थे। यहीं से सैनिकों को युद्ध पर जाने के लिए विदाई दी जाती थी और तमाम सारे बड़े बड़े जो ऑफिसर्स होते थे यहीं पे परेड करते थे। जब आते थे तो माल गनीमत जो होता था, लूटा गया माल होता था, उसकी यहाँ पे नुमाइश होती थी और परेड होती थी, लोगों को इनाम दिया जाता था। और ये तमाम सारा नज़ारा पास के जो जालीदार खिड़कियाँ थीं, इससे महल की जो रानियाँ होती थीं और दूसरी महिलाएं होती थीं इस दृश्य को देखती थी। ये पूरा किला 4 बड़े-बड़े, ये मैं बताना आपको भूल गया कि पूरा किला जो है 4 बड़े-बड़े मुख्य खंडों में विभाजित है, जो अलग-अलग जिसके बहुत बड़े-बड़े आंगन हैं, प्रवेश द्वार हैं, महल हैं। तो ये पहला जो महल है इसका, वो जलेब चौक से लगा हुआ जो लगी हुई बिल्डिंग है वो तमाम सारी है। इस बिल्डिंग में हम देखते हैं कि जो प्रमुख आकर्षण है ये एक तो जलेब चौक है जिसके बारे में बताया। दूसरा ये एक मंदिर है यहाँ पे, जो थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ करके राइट हैंड पे जब जाएंगे तो पड़ता है। ये शीला देवी का मंदिर है। ये बहुत ज़्यादा प्रमुख था उस समय। और नवरात्रि के 8वें दिन यहाँ पे भैंस की कुर्बानी दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी, कुर्बानी या बलि दी जाती थी और तमाम सारे रॉयल फैमिली के लोग उस वक्त वहाँ पे मौजूद होते थे। दूसरा महल जो है, जब हम उससे जाएंगे, जलेब चौक से ऊपर चढ़ते हैं तो एक बड़ा गेट आता है और उससे एंट्री करेंगे तो फिर वहाँ पे एक बहुत बड़ा कोर्टयार्ड आएगा, बहुत बड़ा आंगन, और सामने ही उसके दीवाने आम बना हुआ है। दीवाने आम एक बहुत ही सुंदर इमारत है जिसमें राजा बैठ करके आम जनता के मुकदमों का फैसला करता था। इस दीवाने आम में बड़े बड़े कॉलम बने हुए हैं और कॉलम का जो कैपिटल है, ऊपर का हिस्सा है, उस पर हाथियों की मूर्तियों से सुसज्जित किया गया है, जिसमें हाथी का सूंड है, हाथी का सर है और उसे बहुत ही, वो सारा पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से, और जो बहुत ही सुंदर है, बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यही नहीं, इससे लगा हुआ ये इसलिए भी है कि प्रमुख है क्योंकि इससे लगा हुआ एक बहुत बड़ा गेट भी है, उसे गणेश पोल कहा जाता है। वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। संगमरमर में तमाम सारे उस पच्चीकारी की गई है, इनलेड है, अलग अलग फूल पत्तियों और मूर्तियों के रूप में बनाया गया इसको, चित्रित किया गया है, बहुत खूबसूरत है। और इसके बाद हम देखते हैं तीसरा महल जो है वो, इसमें महाराजा के प्राइवेट कमरे हैं, इसमें डाइनिंग हॉल है जहाँ पे खाना वगैरह खाते थे सब। और इसका जो ख़ास है, प्रमुख है वो है यहाँ का शीश महल। इस शीश महल की दीवारों पर, छत पर छोटे छोटे शीशे अलग अलग आकृतियों में लगाए गए हैं, उससे बड़ी बड़ी आकृतियाँ बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर है। और इसमें जो शीशे हैं, वो कोई भी इसमें जो आदमी खड़ा होता है तो उसके अक्स जो है उन शीशों में आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा शीश महल है और तरह तरह के शीशे, अलग अलग रंग के भी शीशे हैं। पूरा मंदिर, पूरा शीश महल ही है, इस नाम ही इसका शीशे के ऊपर दिया गया है। शीश महल की सुंदरता, उसके शीशों की पच्चीकारी बेजोड़ है और कहीं देखने पे इतने बड़े लेवल पे नहीं मिलती। यहाँ पे और भी है, एक जय मंदिर है जो देखने लायक है। जय मंदिर बहुत सुंदर है, इसमें सुख निवास है या सुख महल भी है, ये भी बहुत सुंदर से बना हुआ है। इस तीसरे महल की शोभा ये बढ़ाते हैं। इसका और एक खास पोर्शन है
वो है मुगल गार्डन। इसमें पानी डालने के लिए, पानी लेने के लिए जो छोटी-छोटी नालियाँ बनी हुई हैं, वो बहुत ही आकर्षक है। आजकल तो फव्वारा लगा हुआ है। उस समय इतना बड़ा फव्वारा या इस बड़े लेवल का तो नहीं रहा होगा, क्योंकि मोटर नहीं थे उस समय पानी चढ़ाने के लिए। तो नेचुरली प्राकृतिक तौर से जो पानी चढ़ाया जाता था, उसी से फव्वारे चलते रहे होंगे, तो हल्के रहे होंगे। लेकिन उस वक़्त फव्वारा भी था और उसमें तरह-तरह की फूल पत्तियाँ लगाई हुई थी इस मुगल गार्डन में, जो इस तीसरे महल की, तीसरे खंड की किले के ज़्यादा शोभा बढ़ाती है। जय मंदिर, सुख निवास, सुख महल, ये सब तो थे ही इसमें। इसके बाद हम देखते हैं एक चौथा खंड इस महल का, इस पूरे फोर्ट का, चौथा किले का, जब महल नंबर 4 है जिसे कह सकते हैं। हालाँकि 4 महल, 3 महल जो मैं नंबर बता रहा हूँ वो गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ़ समझाने के लिए बताया गया है कि ये खंड हैं अलग-अलग, जो पूरी तरह से ड्रोन की वीडियोग्राफ़ी से ये पता चलता है कि बहुत ही अच्छे ढंग से इनको अलग-अलग खंडों को बनाया गया है। तो चौथा खंड जो है महल, वो मानसिंह पैलेस है। इसमें मानसिंह पैलेस बहुत ज़्यादा प्रमुख है, मशहूर है। इसमें ज़नान खाना है, हरम जिसे है, जहाँ पे रानियाँ रहती थी। रानियों के बहुत सारे इसमें कमरे हैं। इसमें बीच में एक बड़ी बारादरी है, जहाँ पे रानियाँ इकट्ठा होती रही होंगी और इसमें अपने अम्यूज़मेंट के लिए जो भी है, कभी नाच गाने भी इसमें हुआ करते रहे होंगे। बहरहाल ये तमाम सारे आस-पास के कमरों से रानियाँ इकट्ठा होती थीं ज़रूर वहाँ पे बारादरी में। यहाँ इसमें मानसिंह भी जाते रहे होंगे या दूसरे राजा भी रहते होंगे, वो उसमें जाते रहे होंगे। बहरहाल किनारे-किनारे हम देखते हैं बहुत सारे कमरे बने हुए हैं, जिसमें रानियों के कक्ष होते थे, जो राजा अपनी चॉइस के अनुसार अपनी रानी के यहाँ जाता रहा होगा। इसका जो मैंने बहुत ज़्यादा ख़ास इसमें देखा है, वो ये है कि इसके जो स्नान घर हैं, जो बाथरूम्स हैं, वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बने हुए हैं। बीच में वो संगमरमर के हैं और बीच जो प्लेटफ़ॉर्म है इसका संगमरमर का है, वहाँ पे नहाते रहे होंगे। पानी गर्म करने के लिए बेहतरीन तरीका बनाया हुआ है सिस्टम, कि कहाँ से पानी गर्म होगा और किस तरह से पानी गर्म होकर के उस हमाम में जाएगा। और वहाँ पर रानियाँ वहाँ स्नान करती थीं, राजा वहाँ पे स्नान करते थे और पानी किनारे-किनारे पतली सी बड़ी बारीक सी नाली बनी हुई होती थी, जहाँ से पानी चला जाता था, निकल जाता था। पानी के आना, लाना, निकलना, कहीं एक बूँद भी पानी रुकने का वहाँ पे वो नहीं था। अ, टब भी बने हुए हैं वहाँ पे, कमाल की बात थी। अब कोई अगर उसमें टब में नहाना चाहे, तो नहा सकता है। बहुत खूबसूरत टब बना हुआ है उसमें। इसके अलावा पखाना भी, टॉयलेट्स जो होते थे, वो भी बहुत अच्छी तरह से बने हुए हैं कि हाइजीनिक है, कि वहाँ पे गंदगी नहीं कोई होती थी। अपना टॉयलेट किया, उसकी फ़ौरन वहाँ के जो भंगी वगैरह होते होंगे, वो जाते होंगे और उसकी फ़ौरन सफाई कर देते रहे होंगे। तो ये सारा सिस्टम जो देखा गया है, वो एक अद्वितीय है। अपना ये मिलिट्री तौर पे भी हम देख सकते हैं, और रिहायशी तौर पे हम देख सकते हैं कि सारी सहूलियत, सारी फैसिलिटी उस महल में मौजूद है और जिसे उस समय के राजा महाराजा उसे इस्तेमाल करते रहे होंगे। लेकिन उससे लगा हुआ, उस महल से जो लगा हुआ एक और किला है, जिसे जयगढ़ फोर्ट कहा जाता है। तो जितने गोला बारूद या तोपों की मरम्मत, बंदूकों की बनावट, बंदूकों का बनाना, तलवार बनाना और गोला बारूद तैयार करना, ये तमाम सारा उस किले में, जयगढ़ फोर्ट में होता था। जितने भी यूज़ थे, क्योंकि वो थोड़ा ख़तरनाक काम होता था, इस वजह से इसे मेन अपार्टमेंट से, जो आमेर फोर्ट है, उसे अलग से जयगढ़ फोर्ट में किया जाता था। और वहाँ भी राजा बराबर उस किले में भी बैठते थे, जाते थे और उसमें झंडा लगा हुआ था। 2 तरह के झंडे होते थे। तो एक झंडा ये दर्शाता था कि राजा है कि नहीं है। एक झंडा तो राज्य का झंडा था, जो उस पे फहरता रहता था। लेकिन दूसरा झंडा जब हट जाता था, इसका मतलब राजा वहाँ मौजूद नहीं है।
अगर है झंडा लगा हुआ, इसका मतलब राजा वहाँ मौजूद है। इस तरह का इंडिकेशन था। यह महल पूरा देखने के लायक ही बनता है। अगर कोई जयपुर जाता है तो तमाम सारे महलों को तो देखे ही देखे, तमाम सारे जगहों को देखे ही देखे, लेकिन आमेर फोर्ट को ज़रूर देखे, क्योंकि हिस्टोरिक तौर पर ये बहुत ज़्यादा या वैज्ञानिक तरीके से बनाया गया है। इसमें काफ़ी चढ़ाई है और मैं तो गाड़ी से भी गया एक बार तो उससे गया, पैदल सूरज पोल की तरफ से भी पैदल चढ़ के गया, लेकिन मेरी तो हालत ख़राब थी, थक कर के चूर हो गया था। उस पे चढ़ना इतना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है। लोग चढ़ भी रहे थे,